बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। FM 93 के एक नए प्रोग्राम, एक नई काविश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जुनेद अंसारी आपका मेज़बान। चंद एक दिनों से आप यकीनन समात फरमा रहे हैं कि FM 93 एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहा है, फोरम 93 विद जुनेद अंसारी, जिसमें हम बात करेंगे इलाके की उन शख्सियात से जिनको आप सुनना चाहते हैं, जिनसे आप कुछ पूछना चाहते हैं, जिनसे कुछ जानना चाहते हैं, जिनसे कुछ कहना चाहते हैं। फोरम 93 विद जुनेद अंसारी में ऐसी ही शख्सियात को हम आपके सामने पेश करेंगे। अज़म, बहादुरी, जुर्रत, शुजात और जितने पॉजिटिव उन्वानात हैं वो सारी बातें हम आपके सामने यहाँ पेश करेंगे, आपके सामने रखेंगे। आप अगर अपनी इनपुट देना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, कोई उम्मीद का जुगनू हमारी इस महफिल में भेजना चाहते हैं तो मत रुकिए, भेज दीजिए फौरी तौर पर। उसका तरीका इंतहाई आसान। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 93 लिखिए, स्पेस देकर अपना नाम, जगह और सवाल लिखकर भेज दीजिए 4471 पर। फोरम 93 विद जुनेद अंसारी। सामीन, 2005 ये साल, जब भी इसका नाम लेते हैं, जब भी ये तहरीर कहीं देखते हैं 2005, तो 8 अक्टूबर और ज़लज़ला, ये दो बातें फौरी तौर पर जहन को जाके ब्लिंक करती हैं। बहुत बड़ा हादसा था, लेकिन इस बहुत बड़े हादसे के साथ बहुत सारी मुस्बत बातें हमने देखी। वो मुस्बत बातें आज हम आपके सामने रखेंगे। कोई भी हादसा जो आता है, कोई भी इस तरह की जो चीज़ आती है, मेगा डिजास्टर आता है, सुनामी, ज़लज़ला, सैलाब, इन तमाम हादसात की वजह से बाज़ औक़ात ऐसा होता है माशरे में, हम देखते हैं कि इसके नतीजे में जो बाद में आफ्टर शॉक्स होते हैं, उसमें कई नेगेटिव लोग जो हैं वो अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। और नेगेटिव काम क्या होते हैं उनके, कि वो आपको मुजरिमाना सरगर्मियों की तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं। चोरी, चकारी, डाकू, मतलब हर तरह की वो चीज़ जो आप सोच सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुआशरे में खैर के अनासर भी होते हैं, और खैर के अनासर क्या करते हैं, वो पॉजिटिव चीज़ें सामने लेकर आते हैं। आज के प्रोग्राम में फोरम 93 विद जुनेद अंसारी में हमारे साथ सेक्रेटरी एंड डीजी सेरा, जो कि स्टेट अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी है। अगर इसको थोड़ा सा आसान फहम जुबान में समझें तो वो आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले की वजह से जो तबाही हुई थी, तो उस तबाही को रिकंस्ट्रक्शन, उसकी तामीर नो के लिए एक इदारा बनाया गया। उसके डायरेक्टर जनरल जनाब डॉक्टर सैयद आसिफ हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि उस वक्त के वजीर आज़म जनाब सरदार सिकंदर हयात खान वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो आज का टॉपिक आपके सामने है कि ये जो हालात पैदा होते हैं, ये जो कुदरती आफात होती हैं, उस दौरान हम तामीर नो के लिए जो अज़्म है, जज्बा है, वो कैसे लेके आते हैं। थोड़ा सा मैं आपके सामने जायज़ा पेश कर दूं, लेकिन जायज़े से पहले बताता चलूं कि आज के इस प्रोग्राम में ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है कि मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो तलबा और तालबात जो कि उन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे इस ज़लज़ले ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई थी, वो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर। दर्जन से ज़ायद हैं, काफ़ी वेल। तो अर्थक्वेक, इट वाज, ये बताता जाऊं कि 7.6 मैग्नीट्यूड का ये ज़लज़ला था, जो कि 8:52 पर आया, अक्टूबर 8, 2005। ऑफिशियल डेथ टॉल जो बताया गया था वो है 75,000 से ज़ायद। ऑक्युपाइड कश्मीर, जहाँ पे हमारे मकबूजा कश्मीर में बहन भाई रहते हैं, वहाँ पे 1400 जाने जो हैं वो गई। इसका जो रीज़न बताया जाता है कि इतनी ज़्यादा हलाकतें क्यों हुई, जबकि दुनिया में जापान में बहुत ज़लज़ले आते हैं, और भी कई ममालिक हैं बड़ी शोहरत रखते हैं, चिल्ली में बहुत ज़लज़ले आते हैं, तो कश्मीर में इतनी हलाकतें क्यों हुई। तो उसका जो दरियाफ्त किया गया वो ये था कि वहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा ज़लज़ले के शॉक्स थे, दूसरी बात कि पुअर कंस्ट्रक्शन थी। डोनेशन जो कलेक्ट की गई पूरी दुनिया से, तमाम ममालिक, तमाम अक़वाम, रंग, नस्ल, ज़ात, मज़हब, हर किसी तफरीक से बेनियाज होकर लोगों ने जो डोनेशन भेजी वो 5.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर थे। जबकि इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपीस में तो वो जनाब बनते हैं 400 बिलियन रुपए। तो इस हवाले से मजीद मैं अपडेट आपको दूंगा। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर जो उस वक्त थे, जनाब सरदार सिकंदर हयात खान। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब सरदार सिकंदर हयात खान साहब।
सिकंदर हयात खान साहब, फोरम 93 विद जुनेद अंसारी में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम उनको दोबारा लाइन पे लेने की कोशिश करते हैं। लाइन ड्रॉप हो जाती है और लाइन कट गई, किसी ने बताया था। तो 400 अरब पाकिस्तानी रुपए इकट्ठे हुए। आजाद कश्मीर में ये जल्जला क्यों आया, तो उसकी जो साइंटिफिक रीजन है वो मैं आपको बताता जाऊं कि आजाद कश्मीर एक ऐसी एरिया में रहता है विच इज एरिया ऑफ कोलिजन, टकराव का इलाका है। यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट एंड इंडियन टेक्टोनिक प्लेट, ये दो प्लेट्स हैं जो कि आपस में टकराई, जिसके नतीजे में जल्जला पैदा हुआ। और उसका जो सेंटर था, एपिसेंटर, वो मुजफ्फराबाद से नॉर्थ ईस्ट 19 किलोमीटर दूर था, इस्लामाबाद से 100 किलोमीटर दूर। अस्पताल, स्कूल, घर, पुलिस स्टेशन, एवरी बिल्डिंग उस वक्त तबाह हो गई। दो इदारे जो कि काम कर रहे हैं, एरा एंड सेरा। एरा अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, जो कि फेडरल वफाकी हुकूमत के ज़रिए इंतजाम आती है, जबकि कश्मीर में जो है वो स्टेट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी। जी, मजीद मैं कुछ अपडेट्स दूंगा, लेकिन सरदार सिकंदर हयात खान जो कि हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे आजाद कश्मीर के, उनसे हम जानते हैं फोरम 93 विद जुनेद अंसारी में कि सरदार सिकंदर हयात खान साहब ने उस वक्त कहा था कि मैं एक कब्रिस्तान का वजीर आजम हूँ। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सरदार साहब, वेलकम इन फोरम 93 विद जुनेद अंसारी। आप उस वक्त वजीर आजम थे, आपका दिल को दहला देने वाला और आंखों को तर कर देने वाला एक बयान आया था कि मैं एक कब्रिस्तान का वजीर आजम हूँ। सर, क्या देखा था आपने? जी बस जी, क्या पूछते हैं, बस मैंने वो क़यामत का मंजर जो किताबों में पढ़ते हैं या जो नेक लोग बताते हैं वो अशर देखा। और मैं इत्तेफाक से उस दिन 8 अक्टूबर को मेरी वालदा मरहुमा की बरसी है, तो मैं 7 को रावलपिंडी आ गया था। सुबह मैंने हेलीकॉप्टर हायर किया हुआ था कि मैं नकियाल जाऊंगा। तो इस दिन मेन टाइम मुझे इतला मिली थी कि मुजफ्फराबाद में जो है ना वो एक तबाही आ गई है। तो पहले तो मैंने लोगों से पूछा, जो कांटेक्ट वहां पर, हर चीज लाइन तो अब वहां रही नहीं थी, तो मैंने मालूम किया तो पता चला जी कि यहाँ तो बहुत तबाही है। तो मैंने फिर हेलीकॉप्टर जो है नकियाल की बजाय जो है ना वो उस तरफ बैठा और मैं कोई आधे घंटे के अंदर जो है ना वहां पर पहुंच गया। तो फजा में से मैंने जो देखा नीचे जमीन का हाल, वो एक तो जो है ना धुआं उठ रहा था। धुआं आग का नहीं था, आग का भी था, लेकिन जो दरिया में पहाड़ खिसक कर जो है ना वो बह रहे थे और वो मिट्टी का धुआं जो मैंने देखा, उससे बड़ी जो आलूदगी थी। लेकिन मैंने लोगों को भागते हुए देखा जो जिंदा बच गए थे, वो उनकी कोई मंजिल नहीं थे। मैंने मशरक वालों को मगरब की तरफ और मगरब वालों को मशरक की तरफ भागते हुए देखा। साउथ वाले जो है ना नॉर्थ की तरफ भाग रहे थे। अब हमें हेलीकॉप्टर उठाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो फिर वो एक नया स्टेडियम हम बना रहे थे, खुर्शीद स्टेडियम जो है ना वो अब बन चुका है। तो उसमें थोड़ी सी जगह मिली, वहां पर जब बैठाया हेलीकॉप्टर को, हेलो जी जी, तो हेलीकॉप्टर जब बैठा तो जब लोग पहुंचे तो मैंने फिर वहां हर आदमी को जो है ना वो देखा कि वो बिल्कुल पत्थर बना हुआ है जी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी। किसी के बच्चे जो है ना वो स्कूल में गए हुए थे, वो जो है ना वो इमारत गिर गई थी, अंदर से चीखों की आवाज आ रही थी। और कोई, किसी की बेगम, किसी की मां, किसी का वालिद, किसी का बच्चा जो है ना बाहर था और वो अंदर थे। तो इस कश्मकश के आलम में मैं जब प्राइम मिनिस्टर उसके साथ गया तो वहाँ एक साथ ही मल्ले में 6-7 अमवात हुई थी। जी जी। तो मैं पता करने गया कि भाई क्या पोजीशन है, जो लोग फंसे हुए हैं। तो इन द मीन टाइम मुझे कहीं बाहर से टेलीफोन आया कि जी आप वज़ीर आज़म हैं। तो मैं बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला कि मैं क्या वज़ीर आज़म हूँ, मैं तो इस वक्त एक कब्रिस्तान में खड़ा हूँ और कुछ समझ नहीं आती है कि क्या किया जाए। तो उस जुमले ने बहुत काम किया था और मैं समझता हूँ जी कि अल्लाह ताला महफूज रखे ऐसी हादसों से, ऐसी बलाओं से जो अपनी आंखों से मैंने देखा है, वो मैं बयान करने से कासिर हूँ। हर तरफ तबाही के मनाजिर थे, हर तरफ वीरानी थी, परेशानी थी। और उस वक्त का वज़ीर आज़म आप कहते हैं, शाम को मैं अकेला प्राइम मिनिस्टर में आई वाज ऑल अलोन। सब लोग
बगैर जो बचे थे वो भाग गए थे अपने बच्चों का पता करने के लिए, छोटे मुलाजिम जो हैं। तो सरदार सिकंदर हयात खान साहब ये बताएंगे कि उस वक्त पॉजिटिव चीजें आपने क्या देखी? गवर्नमेंट थी वहां पे, कश्मीर के लोग थे, तारकीन वतन थे, पूरी दुनिया से इमदाद आई, आपने क्या पॉजिटिव चीजें देखी? ये पॉजिटिव चीजें तो ये थी कि पाकिस्तान भर से जो लोग चल पड़े, वो जो भी वहां से कराची से लेकर मेरे ख्याल में फ्रंटियर में भी सुबह जो था वहां भी अटैक आया था, लेकिन लोग सब जो हैं वो मुजफ्फराबाद की तरफ रुख कर रहे थे। और मेरे ख्याल में जिंदगी के हर मकसद फिक्र के लोग जो हैं, मजहबी जमातें भी, दूसरे में खास तौर पर जाओ और जमातों वाले, मजहबी तंजीमों वाले जो वहां पर आए, उन्होंने बड़ा काम किया। और फौज वालों ने, आर्मी वालों ने जो है आगे बढ़ के रिलीफ का जो काम किया है, अगर आर्मी वो मौजूद नहीं होती और लोग ना आते तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा नुकसान होता जो हो चुका था। हालांकि खुद फौज मुतासर हुई थी, लेकिन ये है कि हमारे ड्रिल कमांडर जो आजकल मेरे ख्याल में इस वक्त अपने यहाँ चकलाला में होते हैं, अब वो प्रमोट हो गए हैं, लेकिन उस वक्त जो है ना जनरल खालिद नवाज उस वक्त वो बरी में होते थे, तो उन्होंने अपना ऑफिस ही शिफ्ट कर लिया था वहां तंबू लगाकर जो है मुजफ्फराबाद में। तो उन्होंने जो है ना वो बड़ा काम किया है। पॉजिटिव बात ये थी कि कौम हर तरफ से कश्मीर में लोगों के, कश्मीरियों की मदद के लिए आन पहुंची। सरदार सिकंदर हयात खान साहब यहाँ पे ये बताएंगे कि स्पेशली अब मैं जो फोकस क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि मीरपुर डिवीजन जो कि कोटली, मीरपुर, भिम्बर के लोग हैं, यहाँ के बहुत लोग इंग्लैंड में रहते हैं, तो इंग्लैंड की कम्युनिटी के लोगों का रिस्पांस कैसा था? जी, उन्होंने भी आए हैं वो, लेकिन वो जरा देर से आए जी और वहां पर, लेकिन उन्होंने हमेशा किया है, 65 की जंग में भी किया है। रिस्पांस तो उन्हें कोई संभालने वाला अगर वहां पर कोई तंजीम होती जी तो वो जो है ना वो आर्मी वालों ने, चूंकि वो से हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो सारी तबाह और बर्बाद हो चुकी थी, हमें तो अपना जो है ना लोगों को फिर दोबारा उनका एतमाद बहाल करना, और लोगों को सर्दियों का मौसम था और लोगों को वहां पर दोबारा जो है ना वो बिजली बहाल करनी, पानी बहाल करना और रोजमर्रा के कामों के लिए उन्हें आमादा करना जो है, तो उस कम्युनिटी ने भी बहुत काम किया था। इसमें कोई शक नहीं कि कौम के हर मकसद फिक्र ने बहुत काम किया। तो इसमें सरदार सिकंदर हयात खान साहब ये बताएंगे कि माशाल्लाह हमने सुना है कि हुकूमती इदारों में भी जो लोग वहां पे मौजूद थे, उन्होंने भी, कई लोग जो थे जिन्होंने मतलब छुट्टियां थी लेकिन छुट्टियां उन्होंने कैंसिल कर दी और वो लोग रजाकाराना जज्बे के तहत वहां पे पहुंचे, क्या ऐसा ही देखा आपने? जी, अब उनको देखेंगे, जब प्राइम मिनिस्टर उनका जो है ना वो अब टेंट में रहता था तो उनको इंस्पायर हुए जी, और वो सब लोग जो चले भी गए थे वो वापस आए और उन्होंने काम काज शुरू कर दिया। तो आपकी हालांकि सेहत भी मतलब नासाज थी उन दिनों, लेकिन इसके बावजूद आप वहां पे मुजफ्फराबाद में ठहरे, एक टेंट के अंदर आप ठहरे, तंबू के अंदर, खेमे के अंदर? मैं खेमे में ठहरा जी, पहले तो मैं गैराज में था। अच्छा। तो फिर मुझे इंजीनियर्स ने कहा जी कि इसमें भी खतरा है जी, वो एक लकड़ी का गैराज बना हुआ था, उसमें उन्होंने अलाउ न किया। सर कैसा तो गैराज था वैसे? खेमा लगा कर जो है ना वहाँ पर जो है ना 15-20 दिन जो है ना वहाँ पर रहा जी। सरदार सिकंदर हयात खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इंतहाई कीमती वक्त हमें दिया टू शेयर द मेमोरीज, पॉजिटिव चीजें जो थी उस वक्त ज़लज़ले के दौरान आपने देखी, आपने हमसे शेयर की। थैंक यू वेरी मच जी। जी जनाब, तो ये थे सरदार सिकंदर हयात खान साहब जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया जी सामीन। तो ये थी वो सारी पॉजिटिव बातें, उस वक्त के हालात जो कि हमारे साथ शेयर किए उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जनाब सरदार सिकंदर हयात खान साहब ने। तो मैं बता रहा था, हम पहुंचे थे कि इरा एंड सीरा ये दो क्या इदारे हैं, मैं थोड़ा सा शेयर कर लूं कि उस वक्त डेवस्टेशन जो थी वो क्या थी। जो अफेक्टेड एरिया था वो 7,000 स्क्वायर किलोमीटर था। जो पॉपुलेशन अफेक्टेड उस वक्त काउंट की गई वो 1.8 मिलियन यानी 18 लाख के करीब लोग थे जो कि मुतासर हुए, डिस्प्लेस हुए, जिनके घर टूट गए,
मुख्तलिफ उनके साथ मामलात हुए। विलेजेस उनकी तादाद जो है, गांव जितने देहात इसमें डिस्टर्ब हुए 977 हाउसेस जो कि मकान डैमेज हुए जुज़वी तौर पे या मुकम्मल तौर पे, उनकी तादाद 3,14,474 काउंट की गई। डेथ टॉल जो बताया गया, आज़ाद कश्मीर में हलाकतों की तादाद, जो लोग शहीद हुए उनकी तादाद 46,570 थी। इसी तरीके से जो इंजर्ड लोग थे उनकी तादाद 33,136, जबकि एस्टिमेटेड लॉसेस जो हैं जो बताए गए प्राइवेट सेक्टर में वो 60.875 बिलियन रुपीस थे। इसी तरह जो अंदाजा लगाया गया गवर्नमेंट सेक्टर में जो लॉसेस और डैमेजेस हुए उनकी जो यहाँ पे फिगर मौजूद है वो 64 बिलियन रुपए, इन टोटल 125 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ था। इसमें ये बताता जाऊं कि स्कूल, ट्रांसपोर्ट, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स और जितने भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मैन मेड है वो सारा डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जिस इदारे का मैंने जिक्र किया, सेरा। वैसे फेडरल में जो काम कर रहा है वफाक के ज़ेरे इंतजाम वो है अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी। ये तो फेडरल में वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम काम करता है। कश्मीर में स्टेट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी सेरा के नाम से इस इदारे के सेक्रेटरी भी हैं, डायरेक्टर जनरल भी हैं, जनाब डॉक्टर सैयद आसिफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम जो कि आपने यहाँ पे दिया। आज का टॉपिक आपने सुन लिया। सर मुझे बताएंगे कि सेरा क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है? जी अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल कर रहा है। आप सर जुमला मोजरदा था, मैंने थोड़ी शुगुफ्तगी के लिए पूछ लिया, क्या कर रहे हैं? मैंने भी शुगुफ्तगी के लिए जी बिल्कुल रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम जो है जुनैद साहब, जैसे आपने कहा कि ये फेडरल लेवल पे एरा है और उसके जो स्टेट में जो इदारा है जो एजेके में कोऑर्डिनेट करता है वो सेरा है। इसी तरह का पैरा जो केपीके में जो है वो करता है। जी जी। तो अर्थक्वेक का जो डैमेजेस थे जो एजेके और केपीके दोनों में 2005 का जो अर्थक्वेक है उसकी जो रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम है, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन अभी है, इससे पहले रेस्क्यू था, रिलीफ था, रिहेबिलिटेशन था, रिकंस्ट्रक्शन। ये तकरीबन 4 आप इसको जो फेजेस कह लें या जो इसके कंटूर्स हैं 4 मेन जो है वो थे जी। उस पर वो किया। जो रेस्क्यू एंड रिलीफ है वो कंप्लीट हो गया। रिहेबिलिटेशन जो है वो भी जो है हम कह सकते हैं कि अब तकरीबन कंप्लीट हो गई है। तो जो रिकंस्ट्रक्शन है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिकंस्ट्रक्शन, वो ऑनगोइंग है। उसमें भी कुछ चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, कुछ जो है वो ऑनगोइंग हैं और कुछ एडवांस स्टेजेस पे हैं, कंप्लीशन के नज़दीक पहुंच गए हैं। मतलब मैं टोटल नंबर में टोटलिटी के हिसाब से बात कर रहा हूँ जी। और कुछ पे जो है नंबर ज़्यादा, जिस तरह एजुकेशन सेक्टर है उसके 3,000 स्कूल बनाने थे, जिसमें से अभी हम कोई 1400 स्कूल जो है वो कंप्लीट कर सके हैं माशाल्लाह। और बाकी कोई 800 के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन स्टिल देयर इज अ नंबर जो कि 900 के करीब है, वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से उन पर काम शुरू नहीं हो सका। मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफ अगर 1450 स्कूल बने तो 900 पे काम जारी है, तो यही कोई 900 950 ऐसे हैं कि जिन पे अभी काम करना है। तो बावजूद इसके कि इतना कुछ हुआ, इतना कुछ हो रहा है, बट स्टिल देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन। लेकिन इसी तरह का अगर आप एजुकेशन सेक्टर पे, हेल्थ सेक्टर पे जाते हैं, जिसमें हमने कोई 150 के करीब अस्पताल बनाने थे, अस्पताल, और वो अब तकरीबन जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब फाइनल स्टेजेस पे चंद हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो कंप्लीट होके दे आर अप एंड रनिंग जी। मैंने सर आपकी जो वेबसाइट है उसी से ये फिगर्स लिए हैं कि 176 के करीब जो ये हेल्थ इंस्टीट्यूशंस थे जिनको थोड़ा डैमेज हुआ था, ज्यादा हुआ था, तो इट मींस कि ये तो आपने कंप्लीट कर लिए सारे के सारे जी। इसमें कुछ जो है उसमें एक इशू बना था, वो ये था कि हेल्थ सेक्टर में ज्यादातर हमें जो इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स थे उनकी तरफ से ये पिक किया गया था। हेल्थ सेक्टर में उनका इंटरेस्ट ज्यादा था, वैसे भी नंबर कम था, 176 ये है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो 3,000 के करीब थे जो बनाने थे। तो हेल्थ में हमें जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ वो ये हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ी, उसकी वजह से जो प्लेजेस हुई थी वो जितने पैसे प्लेज किए थे उतने में वो सारी बिल्डिंग्स नहीं बन सकी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई थी। तो उसकी वजह से फिर लेटर स्टेज पे आके उसको हमें शिफ्ट करना पड़ा। फंड्स जो हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से मांगने पड़े, जिसमें कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो डिले हुई। लेकिन ओवरऑल जो हेल्थ सेक्टर है उसमें हम ये कह सकते हैं कि वी आर नियरिंग
कंप्लीशन, मतलब ये कि उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम में जो है वो एजुकेशन सेक्टर में, और वो भी इसलिए कि नंबर ज्यादा। अच्छा डॉक्टर आसिफ साहब, यहाँ पे मैं ये जानना चाहता हूँ, देखा ये गया है कि जब भी इस तरह के मेगा डिजास्टर्स आते हैं, बड़े बड़े ये हादसात आते हैं कौमों की जिंदगी में, तो उसका एक माशरती पहलू होता है, इखलाकी पहलू होता है, माशी पहलू होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं जिनकी मुजरमाना जहनीत होती है, वो लोगों को माइल करने की कोशिश करते हैं कि जनाब चोरी कर लें, डाका डाल लें, लूट लें किसी को, क्राइम कर लें कोई और इस तरह का। तो इस सेगमेंट में जाहिर है कि ये आपका सेक्टर तो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें क्या काम आपने देखा, क्या कुछ हो रहा है इस हवाले से? नहीं, जो ओवरऑल अर्थक्वेक का रिस्पांस था उसमें तो ये सेगमेंट बनता है। देखे ना सहरा, तो ये इस वक्त आप उसका काम देख रहे हैं। जब हमने जो अर्थक्वेक का रिस्पांस जब दिया तो उसमें, और शुरू से हम इन्वॉल्व रहे उसमें साथ मिलकर, उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी। लेकिन जो बात आपने कही वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी होती है जहां पे जो वल्नरेबल जो ग्रुप्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जिस तरफ आपने इशारा किया, आजाद कश्मीर में जो दो चीजें थी अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया में एजेके के, एक ये कि क्लोज निटेड सोसाइटी है ये फैमिलीज रह रही हैं जी, एक, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एजेके की कंपैरेटिवली बाकी जो एरियाज हैं उनकी निस्बत बेहतर थी। तो ये एक जो सोशल सेफ्टी नेट स्ट्रांग था क्लोज निटेड फैमिली सिस्टम की वजह से, बरादरी की वजह से, एक ये, और दूसरा जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो भी जाहिर है इसी का एक इफेक्ट है। उन दो चीजों की वजह से बावजूद इसके कि यस ये जो मेगा डिजास्टर है उसके बाद ये खासा मेजर कंसर्न बन जाता है, लेकिन इन सेफ्टी नेट्स की वजह से यहाँ पे ये मेजर इशू नहीं बना। ये इफेक्टिवली इसको सोसाइटी नहीं, मैं ज्यादा क्रेडिट इसका सोसाइटी को ही दूंगा कि वो जो इनहेरेंट हमारी स्ट्रेंथ है सोसाइटी की उसकी वजह से इसको कंट्रोल कर पाए। अदरवाइज इसी किस्म का डिजास्टर अगर हमारा किसी सिटी में, अर्बन एरिया में या ऐसे जगह पे जहाँ पे इस तरह का ये नेटेड फैमिली सिस्टम ना हो अगर आएगा, तो ये जो फैक्टर आपने बताया ये मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। जो अखलाकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुजरमाना ज़हनियत है, जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, वो बहुत बड़ा कंसर्न बनता है। लेकिन यहाँ पे वो इतना बड़ा नहीं बना। जी, यहाँ पे मैं डॉक्टर आसिफ साहब, यहाँ पे जितने लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं, क्योंकि फेसबुक पे इस वक्त पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम सुना जा रहा है, फोरम 93 विद जुनैद अंसारी, जिसका तरीका इंतहाई आसान है। अगर लाइव स्ट्रीमिंग के तरीके को सुनना चाहता है तो उसका तरीका है कि facebook.com/FM93 मीरपुर, आप इस पे लाइव स्ट्रीमिंग सुन सकते हैं। जबकि अगर आप फोन करके प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो उसका तरीका इंतहाई आसान है। फोन करने के लिए 05827 यहाँ का कोड और यहाँ का नंबर 927059 पे आप फोन कर सकते हैं। जबकि SMS इट इज मच मोर अप्रिशिएबल। उसकी वजह की टू द पॉइंट बात होती है, हमारे लिए आसानी रहेगी। आपका नाम, आपका जगह, आपकी शहर, ये सब चीजें आप लिखें, लेकिन पहले जाइए राइट मैसेज ऑप्शन में जाकर 93 लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम, जगह और सवाल लिखकर भेज दीजिए 4471 पर। जी डॉक्टर सैयद आसिफ साहब, यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल डोनर्स भी आए, लोग रंग, नस्ल, जात, बरादरी, कबीला, कॉन्टिनेंट्स, हर चीज की तफरीक को भुलाकर यहाँ पे पहुंचे दीवानों की तरह। तो इस पॉजिटिव जज्बे को आप कैसे देखेंगे? देखिए, अगेन ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। आज रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम की या रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम की या रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट की जो अर्थक्वेक 2005 के बाद जो लॉन्च हुआ जी, उसकी अगर हम सक्सेस की स्टोरी को जब हम सामने रखते हैं तो उसमें ये जो फैक्टर आपने कहा कि ये जो एक सपोर्ट थी नेशनल और इंटरनेशनल तमाम पाकिस्तानी कौम की तरफ से, पाकिस्तान के तमाम इदारों की तरफ से, तमाम कश्मीरियों की तरफ से और इंटरनेशनल जितने भी कम्युनिटी है उनकी तरफ से जी, उसने ये डिफरेंस जो क्रिएट हुआ कि हमने वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जो है वो लॉन्च हुआ। इट वाज द बिगेस्ट वन एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वन आल्सो। वो लॉन्च हुआ और उसको कंप्लीट किया गया। उसके बाद जो प्राइवेट हाउसिंग का जो एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा, 3,16,000 घर बने सिर्फ एजेके में और वो काम कंप्लीट हो गया।
50 अरब रुपए के मुआवजा जात जो है सिर्फ एजेके में, 50 अरब रुपए के सिर्फ एजेके में, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है जी। और 3,16,000 घर बने जिनकी क्वालिटी जो है वो आप पूरे पाकिस्तान के रूरल एरियाज में कहीं भी मैच नहीं कर सकते। बहुत बेहतर क्वालिटी के घर बने और लोगों के इतने जो घर गिरे थे आज वो अपने घरों में सुकून से रह रहे हैं। वो प्रोग्राम कंप्लीट होके और इंटरनेशनली एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम के तौर पे वो माना जाता है। अब इस सारे में जो हमारे नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो सपोर्ट थी, पूरे पाकिस्तान के लोगों की जो सपोर्ट थी और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आके सपोर्ट किया, ये सारी सक्सेस उसके बगैर मुमकिन ही नहीं थी। उसके बगैर मुमकिन ही नहीं थे कि ये हम ये अचीव कर सकते जी। ये सब की कलेक्टिव वो है, सक्सेस है एट अ ग्लोबल लेवल आई थिंक जी। डॉक्टर सैयद आसिफ साहब इस वक्त मेरे प्रोग्राम में मस्ट यूनिवर्सिटी, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तलबा और तालबात मौजूद हैं। इंजीनियरिंग के तलबा हैं, मुख्तलिफ फैकल्टीज के तलबा हैं, वो इस वक्त प्रोग्राम आपका सुन रहे हैं और वो अब आपसे क्वेश्चन करेंगे। ये उन इलाकों से बिलोंग करते हैं जहां पे ये हादसा आया था। जब ये हादसा वहां आया ये भी वहीं मौजूद थे, तो ये आपसे क्वेश्चन करेंगे। मेरी जो पहली जो तालबा हैं बीनश जराल, ये आपसे सवाल करेंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि इस किस्म के हादसा जो मुझे आवाज बहुत कम आ रही है इनकी, वैसे समझ नहीं आ रही जी। मैं इनकी आवाज क्लियर करता हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी कि इस किस्म के हादसात जो जब कौमों की जिंदगियों में आते हैं तो ये बहुत सारी नेगेटिव चेंजेस के साथ साथ कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी लेके आते हैं। ओवरऑल जो हमारे माशरे में इससे पहले एक एटीट्यूड था स्पेशली ख्वातीन का कि वो कभी घरों से बाहर नहीं निकलती थी। इतनी बड़ी तबाही के बाद क्योंकि इकोनॉमिक उनको क्राइसिस का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा, मॉरली उनको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा क्राइसिस का, और ऑफ कोर्स उनके लिए हर किस्म की सपोर्ट उनको चाहिए थी। अब ऐसी बहुत सी ख्वातीन जिन्होंने अपने घरों के कफील खो दिए, जिनके वालिदैन, जिनके हस्बैंड्स इस दुनिया में नहीं रहे, जिनके कमाने वाले बेटे नहीं रहे, उनको खुद घरों से बाहर निकलना पड़ा। अब ऐसे में क्योंकि हमारी सोसाइटी का ओवरऑल एटीट्यूड ऐसा नहीं है कि एकदम से तमाम तर ख्वातीन वो बाहर आ जाएं माशरे में और वो खुद से ही वर्कफोर्स का हिस्सा बन जाएं, तो बहुत सारी ख्वातीन को बहुत से मसाइल का भी सामना करना पड़ा। लेकिन ये पॉजिटिव अप्रोच जो इस अर्थक्वेक के बाद आई कि कम अज कम ख्वातीन ने अपने आप को इस काबिल समझा कि वो इस काबिल हैं कि वो घरों को भी संभाल सकती हैं और वो इतनी मुश्किल की घड़ी में अपना आप और अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सकती हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं आपसे भी ये पूछना चाहूँगी कि जब ख्वातीन घरों से बाहर निकलती हैं ख़ुसूसन काम के सिलसिले में, तो उन्हें बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है, बहुत सी हरासमेंट्स का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होती है क्योंकि हमारा ओवरऑल एटीट्यूड है, हम ज़्यादातर बर्दाश्त नहीं करते हैं ख्वातीन को माशरे में। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने स्पेशली पर्टिकुलरली यंग लेडीज़ के लिए जो कि इतनी वेल स्किल्ड भी नहीं है, इतनी वेल ट्रेंड भी नहीं, क्योंकि उस वक्त तो हालात ही ऐसे थे कि स्किल्स तो हासिल करने वो कहीं जा नहीं सकती थी। बहुत सारी बच्चियां जो कॉलेजेस में पढ़ रही थी उन्होंने अपनी तालीम छोड़ी और इस तालीम के जो है उसके बाद फौरन से वो काम के लिए बाहर निकल आई हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हुकूमत ने उनके लिए खसूसी तौर पे क्या पॉलिसीज जनरेट की हैं? जी डॉक्टर सैयद आसिफ साहब, 52% के करीब पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में खवातीन रहती हैं, सुने चलें 50-50 कर लेते हैं, तो उनके लिए आपने क्या किया? जी, मैं इसको इनके सवाल का जवाब अर्थक्वेक का जो रिस्पांस है, जो रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, उसके हवाले से। स्किल्स, यस। अच्छा, एक तो बात ये है कि हमने जो रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंट किया उसमें विमेन के लिए बाकायदा एक स्ट्रेटेजी बनाई गई, जिस तरह 12 और सेक्टर्स के लिए स्ट्रेटेजी बनी थी। विमेन की डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट और उनकी जो स्पेशल नीड्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए विद इन रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम बाकायदा पहले स्ट्रेटेजी बना के इम्प्लीमेंट की गई। एक तो इसमें ये एलिमेंट आ गया, और इस चीज को इंश्योर करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया, बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस अर्थक्वेक की वजह से भी और प्लस जो यहाँ पे इस अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया खास तौर पे पुंछ, बाग और सुंदरती डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें जो मेल जो है वो आउट माइग्रेशन, वो जो बाहर जाते हैं कामकाज करने के लिए, उसकी वजह से हमारे अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया में विमेन हेडेड हाउस होल्ड्स हम इसको कहते हैं, उनका नंबर बहुत ज्यादा था। लिहाजा डिसीजन मेकिंग, इवन घरों की कंस्ट्रक्शन जो है
वो ख्वातीन जो हैं खुद वो सुपरवाइज कर रही थी। अच्छा, लिहाजा जाहिर है क्योंकि वो विमेन हेडेड हाउस होल्ड, एक तो जैसे ये बिनिश ने कहा कि जी वो घर के जो सरबराह थे या कफालत करने वाले थे उसकी डेथ हो गई और वो बोझ जो है वो खातून के ऊपर आ गया, तो वो जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट थी उसको इंश्योर करने के लिए जैसे मैंने कहा स्ट्रेटजी बना के लेके आए, लीगल एड, फ्री लीगल एड प्रोवाइड की गई हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील के लेवल पे। ख्वातीन की स्किल डेवलपमेंट के लिए पूरे प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किए गए। फिर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के लिए इसी रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में हमने हर डिस्ट्रिक्ट पे विमेन डेवलपमेंट सेंटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाने के लिए, जिसमें जो वायलेंस की विक्टिम थी या कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई ज़रूरत थी या कोई जो है वो टेम्परेरी शेल्टर या रेजिडेंस चाहिए था, उसके लिए वो नीड भी कैटर की। और अब वो डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इनके विमेन डेवलपमेंट सेंटर जो बन रहे हैं और वो इसी से शुरू हुए और एक ट्रेंड सेक्टर के तौर पे जो है वो आगे चला के जी। डॉक्टर आसिफ, मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा इससे रेलेवेंट बात ही है, हम यहाँ पे चूंकि बात कर रहे हैं कि जब भी इस तरह की डेवस्टेशन आती है तो मुजरिमाना ज़हनियत रखने वाले लोग लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उस हवाले से देखा गया कि कुछ अगवा के वाकयात पेश आए, बच्चियों को, तालिबात को अगवा किया गया, उसमें आप पॉजिटिव इनपुट क्या देते हैं कि आपने कैसा आयरनिक हैंड से इस चीज को डील किया, आहनी हाथों से कैसे निपटा इन चीजों को? जी, एक तो बात मैं जुनैद साहब यहाँ वजाहत करता चलूं कि बिल्कुल शुरू के, क्योंकि मैं खुद भी अर्थक्वेक वाले दिन भी यहाँ था और डे 1 से इस सारे में रहा हूँ। कुछ जगहों पे ये चीज रिपोर्ट की गई कि अगवा हो गया या कोई ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हुई थी और उसका क्रेडिट हमारी सोसाइटी को जाता है, इसलिए कि बच्चियां, माएं, बहनें, ख्वातीन जो हैं वो पूरी सोसाइटी उनको वो एक सोशल सेफ्टी नेट दे रही थी। हमारे पास कोई कंफर्म रिपोर्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कि कोई खातून या यतीम बच्चा या कोई ऐसा जो है उसको अगवा करके ले जाया गया। और मैं इसका क्रेडिट खुद नहीं लूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ना ही किसी इंस्टीट्यूशन को दूंगा। ये सारे का सारा सोसाइटी में मौजूद जो सोशल सेफ्टी नेट है, हमारा जो क्लोज निटेड फैमिली सिस्टम है, उसकी वजह से हुआ। डॉक्टर आसिफ, यहाँ पे चंद एक चूंकि पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम सुना जा रहा है, कुछ SMS में शामिल करना चाहूंगा, कुछ सवालात भी लोग आपसे आपकी तरफ भेज रहे हैं, इजाजत है? जी जरूर। अच्छा, तो ये सबसे पहला SMS है जी बर्मिंघम से, ये शबनम है, इनका ये क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि उस वक्त बरतानिया से हम लोगों ने बहुत ज्यादा यहाँ पे अपने भाइयों की, बहनों की मदद करने की कोशिश की, तो वो इमदाद क्या दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल की गई है, इसमें क्या कहते हैं आप? जी, एक बात तो मैं यहाँ रिकॉर्ड पे रखता चलूं जी कि बरतानिया की जो गवर्नमेंट है, जो हमारे सबसे ज्यादा सपोर्ट जो जिन मुल्कों में आई, बरतानिया उनमें तकरीबन टॉप के 2-3। अच्छा, इंग्लैंड टॉप पे आता है? जी, बरतानिया टॉप पे आता है। इन्होंने बजटरी सपोर्ट भी बहुत ज्यादा दी, प्राइवेट हाउसिंग के लिए भी दी, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें 42 इन्होंने ब्रिजेस दिए, 42 ब्रिजेस जी, 42 ब्रिजेस जो तमाम के तमाम लॉन्च होके कंप्लीट हो गए हैं, तमाम लॉन्च होके कंप्लीट फंक्शनल है, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। उसके अलावा डिफिड ने टेक्निकल असिस्टेंस बहुत ज्यादा दी, गवर्नेंस वापस हमारी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को खड़ा करने के लिए 300+ ऑफिसेज जो 1 रूम ऑफिसेज हैं वो प्री फैब्रिकेटेड आते थे, वो प्रोवाइड किए, फिटेड विद ऑल द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट। गवर्नेंस पे सपोर्ट थी, जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन था उसमें सपोर्ट दी, और वहां पे जो हमारी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी है उन्होंने जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में जो गुड्स और जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट थी वो भी इनकी बहुत ज्यादा आई। और मैं एक चीज बिल्कुल इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि इस सारे प्रोग्राम में जो सपोर्ट आई वो ग्राउंड पे लगी, और मैं तो यकीनन तमाम लोगों को ये कहूंगा कि उनको अगर मौका मिले दे शुड विजिट, और ये देखना चाहिए उनको ग्राउंड पे, इसलिए कि दे विल फील कि जी ये एक सक्सेसफुल मॉडल है, एक सक्सेसफुल काम हुआ, एंड दे विल फील कि जी दे आर पार्ट ऑफ दिस सक्सेस। और इस सारे में हर एक ने जिसने कंट्रीब्यूट किया दे शुड कम। मतलब जुनैद साहब, आपने यकीनन सुना होगा जिस किस्म की फैसिलिटीज यहाँ बन रही हैं, जिस किस्म के अस्पताल बने, स्कूल बने, जिस किस्म का, जैसे मैंने ये ब्रिजेस का आपको कहा, और बाकी जो चीजें हैं जिन लोगों ने देखी हैं वो आपको बताएंगे कि
स्टेट ऑफ द आर्ट है। फिर डिफिड जो इनकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है यूके गवर्नमेंट की, उनकी मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे इसमें रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में। डॉक्टर आसिफ, यहाँ पे मुझे ये बताएंगे कि चूंकि ये एरिया ऐसा है मीरपुर आजाद कश्मीर का, यहाँ की 10 लाख से ज्यादा तारकीन वतन इंग्लैंड में रहते हैं, बरतानिया में रहते हैं, तो यहाँ के लोकल हीरोज का क्या कहते हैं? सुनने में आया है, हमने खुद देखा भी है कि यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग उसी रात को जब ये पता चला कि ये हादसा पेश आ चुका है, वो यहाँ से चले गए मुजफ्फराबाद भाइयों की मदद करने के लिए। उन लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त का देखा ना जी। एक तो यही इंडिविजुअल सपोर्ट है कि जो इमीडिएटली लोग जो है उन्होंने आके और हेल्प करना शुरू किया, मीरपुर से आए, कोटली से आए इंडिविजुअल जो वहां पे रहते थे। फिर उसके बाद जो तारकीन वतन की आपने बात की, उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे अपने अपने जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकती थी वो की, और प्लस उन लोगों ने एक कलेक्टिवली एक सपोर्ट जनरेट की, जिसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशंस थे यूके के, जिसमें डीएफआईडी है या यूके गवर्नमेंट है, इवन ईयू है, यूरोपियन यूनियन ने भी उसमें हमें बहुत सपोर्ट दी। अच्छा, सबको भी उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, उनको अप्रोच किया, उनको वो कन्विंस किया, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी जी यहाँ पे काफी सारे एसएमएस आ रहे हैं, मैं वो आपसे पूछूंगा, लेकिन इस वक्त जो मेरे स्टूडियो में उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं लोग, जो बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मस्ट, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से काशिफ जमील, ये आपसे सवाल करेंगे डॉक्टर आसिफ। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एजुकेशन इज अ बेसिक नीड ऑफ अ नेशन। तो अगर आपने बात की थी कि अभी 900 स्कूलों पे काम जारी है और 700 पे काम होना बाकी है, तो सर ये इससे तो ये पता चलता है कि हमारी एक पूरी जनरेशन जो है, तो वो पूरी जनरेशन हमारी टाट पे और टेंट्स में गुजरेगी, और उसकी एजुकेशन तकरीबन 6 साल हो चुके हैं, और मजीद 5 साल जो स्पीड, जिस स्पीड से 6 साल में काम हुआ, अगर 5 साल मजीद इसी स्पीड से हो तो ये क्या एक जनरेशन हमारी हो जाएगी, और इससे ये ड्रॉबैक भी प्रोड्यूस हो जाएगा कि जो हमारी सोसाइटी ने एक अमन का मुजाहरा किया इतने बड़े डिजास्टर में, तो ये क्या अमन खराब करने की सिचुएशन नहीं क्रिएट हो जाएगी कि एक जनरेशन पूरी अगर टार्स पे तालीम हासिल करे तो? जी, ये काशिफ का सवाल है जी डॉक्टर आसिफ, के 2005 में आया, अभी शायद जा रहा है 2011, तो हो गए 6 साल। तो 6 सालों में वो 900 स्कूल नहीं बने, तो उसमें कुछ लोगों को बच्चों को हम तालीम से शायद दूर कर गए जी। उसमें मैं ये गुजारिश करूंगा कि देखिए 3000 स्कूल थे, 3000 स्कूल थे जो बनाने थे, उसमें से तकरीबन 1450 बन गए, और पहले की निस्बत बहुत बेहतर बने। तकरीबन 900 के ऊपर काम जारी है जी, और तकरीबन 900 जो है, कुछ इससे थोड़े कम है, तो पीछे हैं जिन पे काम शुरू होना है, और जो पीछे हैं जिन पे काम शुरू होना है, मैंने गुजारिश की कि इस वक्त की जो माली हालात हैं, जो भी सूरत हाल है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब स्कूल बनाने के लिए फाइनेंसिस की जरूरत है। इस वक्त हम कुछ फाइनेंशियल क्रंच में आए हुए हैं, जिसकी वजह से जो स्कूल बैक पे हैं वो नहीं बन पा रहे। लेकिन डॉक्टर आसिफ, यहाँ पे मुझे ये बताएंगे कि तालीम का जो किरदार है रवादारी के हवाले से, बर्दाश्त के हवाले से, कहते हैं वैसे बाद लोग ना कि वो पढ़ा लिखा बंदा बुज़दिल हो जाता है, ये नेगेटिव मानों में की जाती है बात, हालांकि पॉजिटिव ये है कि उसमें बर्दाश्त आ जाती है, उसमें सब्र आ जाता है, गहराई आ जाती है। आप क्या समझते हैं, ऐसे ही क्या? जी यकीनन टॉलरेंस जो है वो तालीम और तरबियत को भी अगर साथ मिला के आप देखें तो उसको हमारे रवैयों में टॉलरेंस तो डालनी चाहिए, तालीम और तरबियत को। शायद ये जरूरत भी है इस वक्त की खासी ज्यादा। तो वैसे यहाँ पे ये भी देखा गया है कि मुजफ्फराबाद में जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे ये डिजास्टर आया, उनके मुतालिक कहा जाता है कि वैली के लोग और मुजफ्फराबाद के लोग ऐसे हैं जिनका दिमाग बहुत ठंडा होता है, ऐसे ही है? हाँ, ये तो कंपैरेटिव टर्म में आप ठंडे से मुराद ये कहा जाता है कि वो लोग गुस्से में नहीं आते, वो लोग वायलेंस नहीं करते, वो लोग बर्दाश्त करते हैं, वो लोग बांट के एक दूसरे के साथ चलते हैं, ऐसे ही है? वायलेंस तो मैंने जैसे गुजारिश की ना कि वायलेंस तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस खित्ते में, ये जो हमारा आजाद कश्मीर का है, इसमें वायलेंस उस तरह तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जी, वो तो सबके सामने है जो चीज है जी। यहाँ पे मैं दोबारा अनाउंस करता चलूं कि इस वक्त डॉक्टर सैयद आसिफ, जो कि सेरा के डायरेक्टर भी हैं, डीजी भी हैं, डायरेक्टर जनरल भी हैं और सेक्रेटरी भी हैं इस डिपार्टमेंट के, हमारे साथ एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं फोरम 93 विद जुनैद अंसारी में, FM 93 के इस प्रोग्राम में। पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम सुना जा रहा है। जो भी लोग हमें सवाल करना चाहते हैं, SMS करना
चाहते हैं तो मैं रिपीट कर दूं, अगर आप मोबाइल से बात करना चाहते हैं या मीरपुर से बाहर कहीं तशरीफ रखते हैं तो उसके लिए मीरपुर का कोड 05827927059। मैं रिपीट कर दूं 05827927059। इस पे आप हमें फोन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, उम्मीद का जुगनू, पॉजिटिव चीज, कोई भी बात जो कहना चाहें, आह या वाह, जिस शक्ल में भी है जनाब कर लीजिए शेयर हमारे साथ। डॉक्टर आसिफ कटहरे में तो नहीं कहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जी। और अगर आप SMS करना चाहते हैं तो उसका तरीका इंतहाई आसान। मोबाइल अगर है आपके पास तो उसके राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 93 लिखिए, स्पेस देकर अपना नाम, जगह और सवाल लिखकर भेज दीजिए 4471 पर। ज़लज़ला 2005 इस हवाले से बात हो रही है। डॉक्टर सैयद आसिफ साहब जो कि DG हैं, सेक्रेटरी हैं इस डिपार्टमेंट के सैरा के, वो हमारे साथ मौजूद हैं जी। इस वक्त डॉक्टर आसिफ तहजीब हसन, ये भी एक अदद तालबा हैं, ये आपसे सवाल करेंगी जी। तहजीब, डॉक्टर आसिफ साहब। सर, आई वांट टू आस्क कि जिस तरह ऐसे कौन से प्रोग्राम तश्कील दिए गए सैरा ने कि जिसकी वजह से लोग रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स जो मुजरिमाना सरगर्मी से बच सकते थे लोग? जी, मुजरिमाना सरगर्मी से बचाने के लिए आपने क्या किया? क्रिकेट शुरू करवा दी यहाँ पे? देखें, एक तो जो एक्टिविटी है ना, होप अगर रहे ना तो फिर मैं ये समझता हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल सा ओपिनियन है कि अगर होप हो तो फिर आप इस चीज को जो 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 फ्रस्ट्रेशन है, जो डेस्परेशन है, उसको कंट्रोल कर जाते हैं। वैसे वो पंजाब हुकूमत का एक नारा हम पढ़ते थे ना, मार नहीं प्यार, तो तशद्दुद नहीं बल्कि बर्दाश्त। इस हवाले से क्या सोल्यूशन आपने रखा? इंटेलेक्चुअल अप्रोच होती है ना, आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं सर, तो इस हवाले से थोड़ा हमें गाइड करेंगे प्लीज। देखिए, मैंने तो अपना बात जो की ना, मैंने कहा कि होप, अब आपके वो लोग जो इस अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया में थे या हैं, एक चीज उन्होंने महसूस की होगी, और ये कोई मेरी बात नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम टॉप से लेके और गवर्नमेंट ऑफ एजे के सब लोगों ने मिलके जो चीज इंश्योर की वो ये कि इस सारे एरिया में बावजूद इसके कि इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, बावजूद इसके कि सब चीज डिस्ट्रॉय हो गई थी, डिस्ट्रक्ट हो गई थी, 46,000 से ऊपर डेथ्स थी, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कोलैप्स कर गया था, गवर्नमेंट की जो हालत थी, आपको याद होगा कि उस वक्त कहा गया था कि जी ये कब्रिस्तान जो है ना ये बन गया। तो उस सारी सूरत हाल के बावजूद रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम ऐसे चलाया गया कि डे 1 से होप्स रखी गई, लोगों को होप्स थी, हैं, और उनकी होप्स पूरी हुई। चाहे वो बिल्ड बैक बेटर का नारा लगा के जो है एक, या कन्वर्टिंग एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी, आज आके अगर आप देखेंगे तो हर कोई ये मानेगा कि वाकई इन सब प्लेयर्स ने, जिस तरह मैंने कहा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के तमाम इदारे, इंटरनेशनल जो भी कम्युनिटी है, उन सब की वजह से जो एक इतनी बड़ी एडवर्सिटी थी, इतना बड़ा डिजास्टर था, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया गया। नतीजतन इस सारे इलाके में जिस किस्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, लोगों के जिस तरह घर बने, लोगों को जिस तरह अपॉर्चुनिटीज मिली, जो कुछ उन्होंने देखा, उसकी वजह से होप्स बड़ी, अच्छे कॉलेजेस बन रहे हैं, अच्छे स्कूल्स बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रही है, सड़कें, मैंने ब्रिजेस का आपको बताया, अस्पतालों का बताया, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स, आपने तस्वीरें यकीनन देखी होंगी, आप में से लोग भी, इस सारी चीज की वजह से जो एक पॉजिटिविटी आई, एक जो होप बढ़ी, मुझे यकीन है कि उसकी वजह से जो क्रिमिनल जो चांसेस थे कि जी कोई इस तरह का वो हो, क्योंकि अगर वो होप टूटती है तो फिर जो है वो फ्रस्ट्रेशन में उस तरह की चीजें शुरू होती है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जी। डॉक्टर आसिफ, ये जो बात आपने कही, यहाँ मैं बाज़ुबान गालिब बात कह दूं कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना। मतलब ये है कि इतनी मुश्किलें हम पे पड़ती हैं कि आसानी की तरफ भी बात चली जाती हैं। वो क्या, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस में, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। यहाँ पे हमारे काफी सारे लोग इस वक्त जो SMS कर रहे हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं इन सब लोगों के नाम प्रोग्राम में शामिल करूंगा। डॉक्टर आसिफ साहब आपको थैंक यू बोल रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं उनके नाम भी मैं शामिल करूंगा। मैं यहाँ पे रिपीट कर दूं कि अगर आप SMS करना चाहते हैं तो उसका तरीका बहुत आसान, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 93 लिखकर स्पेस दें, अपना नाम, जगह और सवाल लिखकर भेज दीजिए 4471 पर। फोन करना चाहते हैं तो मीरपुर का कोड 05827927059, इस पे आप हमें फोन करके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मौजू है कुदरती आफात में हिम्मत और अज़्मे नो। कुदरती आफात में आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो सबसे बड़ी आफत आई वो 2005 का ज़लज़ला था। इस हवाले से हम उन हीरोज़ को आपके सामने रख रहे हैं
जिन्होंने अज़्म नो का मुजाहरा किया, जिन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं कि मट्टी में मिल जाने वाली चीज़ों को दोबारा उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया। तो रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से जो सबसे मौजूद शख्सियत हैं वो हैं सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल सेरा जनाब डॉक्टर सैयद आसिफ साहब। इस वक्त जी यहाँ पे क्वेश्चन आया है जी, ये शुएब भट्टी हैं बर्मिंघम से। इनका डॉक्टर आसिफ ये क्वेश्चन है, ये कहते हैं जी कि मैं उस वक्त जब ये ज़ल्ज़ला आया मुजफ्फराबाद में जियोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ रहा था AJK यूनिवर्सिटी में। तो AJK यूनिवर्सिटी बुरी तरह हिट हुई, तलबा तालबात वहाँ पे बहुत से शहीद हुए, हमारे असातिज़ा भी शहीद हुए। तो AJK यूनिवर्सिटी, अब मैं इंग्लैंड में वो पूछ रहे हैं AJK यूनिवर्सिटी के क्या हालात है, बनाई आपने कि नहीं? AJK यूनिवर्सिटी को बने हुए जो क्लासें चलाने के लिए जो टेम्परेरी बनाई गई थी जी, और वो 2 मंजिला है, बड़ी अच्छी बनी हुई, टर्किश सपोर्ट से बनी, उसको बन के कंप्लीट हुए काम करते हुए 3.5 साल हो गए। माशाल्लाह, ये लगता है 4-5 साल से इंग्लैंड में जी, वो 3.5 साल हो गए। एक बात, दूसरी बात ये कि एक इंतहाई खूबसूरत बड़ी यूनिवर्सिटी परमानेंट बेसिस के ऊपर सऊदी फंडिंग के साथ मुजफ्फराबाद में 4.5 अरब रुपए से बनाई जा रही है, अज़ार कनाल के ऊपर, जिसके ऊपर अगेन काम शुरू। ये 4.5 अरब रुपए कौन से हैं, एन वाले के अलिफ वाले? जी, 4.5 अरब के एन से और सर एन से ना कीजिएगा, अलिफ से कर लें, बेहतर है। इसमें दोनों एन और अलिफ दोनों शामिल हैं। वेल, इस वक्त जी डॉक्टर सैयद आसिफ साहब टेलीफोन लाइन पे लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब? हेलो जी मैं शबीर रावलाकोट से बात कर रहा हूँ जी सबील साहब रावलाकोट से आप बात कर रहे हैं, क्या बात कहना चाहते हैं? ये इनकी लाइन ड्रॉप होगी जी, और लाइन एक दफा फिर कट गई। जी लाइन कटी थी, फिर दोबारा आ गई जी। तो सबील साहब थे रावलाकोट से, तो उनकी लाइन कट गई, शायद वो दोबारा फोन कर दें हमें, तो उनसे हम पूछेंगे क्या वो कहना चाहते हैं। डॉक्टर सईद आसिफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त डॉक्टर साहब काफी सारे क्वेश्चंस और आ रहे हैं, लेकिन मैं वो क्वेश्चंस आखिर में शामिल करूंगा। अभी जो कुछ तलबा और तालबात हैं उनसे हम जानने की कोशिश, वो जो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं वो हम आपसे यहाँ शामिल करते हैं जी। अफनान महमूद मलिक ये हमारे साथ मौजूद हैं जी, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। जी अफनान, डॉक्टर आसिफ साहब से क्या करना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो टीनेजर्स हैं 13 से 18 इयर्स की एज में जो लड़के होते हैं, तो जब वो ऐसी सिचुएशन में आते हैं, जब वो देखते हैं कि इस तरह के एक डिजास्टर को जब वो देखते हैं, तो वो वेंडलिज्म की तरफ जाते हैं, वो थेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो ऐसी एज होती है वो कि जब एक बंदे इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होता, और एक ऐसे डिजास्टर की सूरत में 2 से 3 महीने का गैप उसको डिट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी होता है। उन लोगों के लिए काफ़ी होता है जो उन लोगों को साइकोलॉजिकल फैक्ट के थ्रू या हिप्नोसिस के थ्रू उन लोगों को थेफ्ट की तरफ ले जाते हैं, वेंडलिज्म की तरफ ले जाते हैं। तो क्या सेरा ने या एरा ने कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया था कि उन टीनेजर्स को इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने से बचाया जा सके, उन टीनेजर्स को इस तरह की एक्टिविटी से या इस तरह के जो थेफ्ट और वेंडलिज्म के वाकयात हैं उनसे दूर रखा जा सके? जी डॉक्टर आसिफ साहब, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक बंदे ने चोरी की, रोटी चोरी की, तो उन्होंने पूछा कि क्यों की, तो बताया जी भूखा है। तो उन्होंने कहा पहले इसको रोटी दो, इसका फाका दूर करो, फिर इसके बाद इसके हाथ काटने की बात करो। तो चोरी होती है, चोरी चकारी, लेकिन वो तभी आप उसको रोक सकते हैं ना जब आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करेंगे। जी क्या कहते हैं आप इस पे? ऐसा है कि ये बहुत अच्छी बात है कि ये चीज जो है, ये क्वेश्चन ये इस तरह का ये दूसरी तीसरी दफा हुआ है जी। मैं अगेन इस पे एक बात कहूंगा जी कि ये जो चैलेंज है, जनरली जो बड़े डिजास्टर्स होते हैं उसके बाद ये इशू बनता है, हमारे इस एरिया में नहीं बना। एक उसकी वजह यही थी, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि सोसाइटी का जिस टाइप की हमारी सोसाइटी है, एगैलिटेरियन सोसाइटी है, प्लस जिस क्लोजली नेटेड सोसाइटी है बेसिकली, उसकी वजह से एक तो बात अर्थक्वेक के बाद जिस किस्म का रिस्पांस आया, जिस किस्म की सपोर्ट मिली, जिस किस्म की होप क्रिएट हुई और जिस किस्म का काम शुरू हुआ, उसकी वजह से इस तरह के जज्बात या हालात पैदा करने के चांसेस जो है वो ना होने के बराबर थे। तो जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये चैलेंज हमें फेस ही नहीं करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी जो इन्होंने जो टीनेजर्स की बात की कि उनकी पॉजिटिव एंगेजमेंट के लिए
बिल्कुल उस वक्त जो हमारे रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम था उसमें यूथ की पॉजिटिव एंगेजमेंट के लिए, उसमें ख्वातीन की जो है ना उसके वो करने के लिए जो स्किल डेवलपमेंट और एंगेजमेंट के लिए, इन सब के लिए प्रोग्राम बाकायदा चलाए गए थे। और इसका जो मैं चाहूँगा कि ये लोग इसको बिल्कुल वो इसका इम्पैक्ट आके देखें कि चाहे वो सोसाइटी को क्रेडिट दें या चाहे वो जो रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का जो इम्पैक्ट था उसको क्रेडिट दें कि इस तरह के जो चैलेंजेस थे वो उस वक्त हमें फेस नहीं करने पड़े, ये मुश्किलात हमें। ये मतलब आप सोसाइटी को क्रेडिट देते हैं, इसका लोगों को क्रेडिट देते हैं, यहाँ के कल्चर को क्रेडिट देते हैं, मजहब के पॉजिटिव रोल को देते हैं, और प्लस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिस टाइप का रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम देखे ना, डिजास्टर्स के बाद, पोस्ट डिजास्टर्स, आप आगे पीछे नजर दौड़ा लीजिए कि डिजास्टर के बाद कितने एक जगहों पे इतना मेगा प्रोग्राम, इतना इफेक्टिव प्रोग्राम, इतना मतलब कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम जो है ना कहां पे लॉन्च किया गया कि हर आदमी तक रेस्क्यू रिलीफ की जो चीज है वो पहुंची है, उन तक रिहेबिलिटेशन की चीज पहुंची, उनको रिकंस्ट्रक्शन के बेनिफिट्स मिले। कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जिस तक वो चीज ना गई हो। जी, इन चीजों का इम्पैक्ट ये निकलता है कि फिर वो जो इस तरह के सोशल इवल्स जो डेवलप होते हैं वो नहीं हुए। जी, डॉक्टर सईद आसिफ साहब इस वक्त एक लाइव कॉलर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम देखते हैं कि वो क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं। जी, लाइव कॉलर कौन साहब हैं जनाब? अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? बात कर रहा हूं लाहौर से। जी, लाहौर से बात कर रहे हैं, नाम आपका समझ नहीं आया। अवैस जी, अवैस, क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा सर, देखें, अगर एक जल्जला आया मुजफ्फराबाद या आजाद कश्मीर में तो इन्होंने इतनी जल्दी 6 साल हो गए डेवलपमेंट पूरी नहीं की। अगर ऐसा ही कोई मसला और आ जाता है किसी दूसरे मुल्क में तो वो फौरन एक्शन करते हैं और ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल में काम उनका खत्म हो जाता है। जी जी, ये क्वेश्चन है जी, बड़ा टू द पॉइंट उन्होंने बात कही है। बताएं जी, 6 साल का अरसा क्या कम था? वो सुना है फुकुशिमा में, जापान में ज़लज़ला एक आया था और विद इन मंथ्स उन लोगों ने रिकंस्ट्रक्शन की। सुनामी से बड़ा डिजास्टर तो नहीं था शायद ये? देखें, सुनामी का जो था, जो प्राइवेट हाउसिंग का, मैं एक ही चीज आपको मैं इमीडिएट जो है ना वो रिस्पॉन्स दे देता हूँ कि जो लोगों के घर है ना, विद इन 2 to 3 years तमाम लोगों ने अपने घर बना के वो उसमें रह रहे थे अपने जाती घरों में। 3,16,000 घर सिर्फ एजेके में, 50 अरब रुपए के मुआवजा जात तकसीम हुए। देखना ये है हमें कि इम्पैक्ट कितना बड़ा था। देखें, हमारे जैसे मुल्क में, हमारे जैसे रिसोर्सेज वाले मुल्क में और इस तरह के उसमें इतना बड़ा डिजास्टर आ जाए कि जिसमें इतने मैसिव स्केल के ऊपर डिस्ट्रक्शन हो, उसके बावजूद आप देखें कि कितनी चीजें थी जो वापस क्विकली रिस्टोर कर दी गई। बिजली रिस्टोर हो गई, पानी रिस्टोर हो गया, सड़कें रिस्टोर हो गई, 3,16,000 घर बन गए। वापस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने जो है ना पढ़ाई वो शुरू कर दी, किसी बच्चे का साल जाया नहीं हुआ। हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में जो है ना हेल्थ की डिलीवरी शुरू हो गई। मतलब ये चीजें जो हैं जरा जस्ट हमें इमेजिन करना चाहिए कि वापस किस तरह रिस्टोर हुई। तो बहुत बड़ा ये तो क्रेडिट जाता है ना फिर आपको। मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन ये भी चीज देखें कि इतने बड़े उसमें अब जो चीजें और प्रायोरिटाइज करके चला गया कि जी पहले ये कर लें जैसे तरह जो मुमकिन हो सकता था। और आज अगर आप आके यहाँ पे देखेंगे आपको ये पता नहीं लगेगा कि यहाँ कभी जल्जला आया। आप इसका क्रेडिट, इसका लोग सुन रहे हैं इसका क्रेडिट, लेकिन आप मैं देख रहा हूँ डॉक्टर आसिफ के इसका क्रेडिट आप साथ साथ सोसाइटी को भी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन। देखें, ये एक कलेक्टिव सक्सेस स्टोरी है, ये किसी एक डिपार्टमेंट की, एक फर्द की या एक इंस्टीट्यूशन की नहीं है। इसमें हर इदारे ने, लोगों ने खुद, अगर घर 3,16,000 बने हैं तो उसके ओनर को क्रेडिट जाता है। ठीक है, मुआवजा उसको मिला, टेक्निकल असिस्टेंस मिली, सारी सपोर्ट मिली, लेकिन उसने वो रेजिलियंस दिखाई, वो हिम्मत दिखाई कि इतने सारे डिस्ट्रक्शन के बावजूद वो वापस अपने पांव पे खड़ा हुआ, सोसाइटी अपने पांव पे खड़ी हुई, काम शुरू हुआ और वापस जो है ना इतनी नाउमीदी, मायूसी, इतनी तबाही के बावजूद फिर वापस खड़े हो गए। तो ये सारी चीज, इसको मेरा ख्याल है रियलिस्टिक एनालिसिस जो है ना वो हमें करने की जरूरत है। जी, तो डॉक्टर आसिफ साहब, यहाँ पे मैं ये आपसे जानना चाहूंगा
कि आपने मतलब जितनी भी बातें की हैं मैं उसे अंडरस्टैंड ये कर रहा हूं कि ये हादसा बहुत बड़ा था, वसाइल हमारे पास बहुत कम थे, इसके बावजूद सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इंटरनेशनल कम्युनिटी और सबसे बढ़ के आपने कहा कि लोकल जो हीरोज हैं उनको ये क्रेडिट जाता है कि वो उन्होंने इस वाक़े के अंदर, इस हादसे के अंदर अपॉर्चुनिटी को देखा, उम्मीद का जुगनू तलाश किया। ऐसा ही है जी, बिल्कुल। इसमें मैं ये कहता चलूं कि पाकिस्तान आर्मी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है इसमें। पूरे पाकिस्तान की कौम का, सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो इन सब ने मिलके इसको एक सक्सेस स्टोरी, मैं मतलब एतमाद के साथ, ये पूरे एतमाद के साथ ये बात कह रहा हूं कि हम पाकिस्तानी कौम के लिए ये एक सक्सेस स्टोरी है। और इस मौजूदा हालात में जब हमें इस तरह की चीजें बहुत कम हैं जिनके ऊपर हम कुछ सेलिब्रेट कर सकें, मैं सबसे ये शेयर करना चाहूंगा कि ये आप सबकी एक सक्सेस स्टोरी है। आप आए, इसे देखें और मतलब आप इसके बारे में अच्छा फील कर सकते हैं कि आप सब ने इसमें हिस्सा डाला, हर एक ने, और आज वापस खड़े हुए। जिसने अपना घर बनाया वो भी इस कामयाबी में वो शामिल है कि उसने अपना घर बर वक्त बनाया, जो 3,16,000 घर है। तो डॉक्टर आसिफ साहब, क्रेडिट जाता है। डॉक्टर आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इंतहाई कीमती वक्त निकाल के आपने यहाँ पे सारी ये बातें, ये सारी सक्सेस स्टोरी, सहरा जो कुछ पॉजिटिव काम कर रही है, सोसाइटी के साथ मिलके, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके, लोकल हीरोज के साथ मिलके आपने ये एक कामयाबी की दास्तान हमारे साथ शेयर की फोरम 93 विद जुनेद अंसारी में FM 93 के साथ। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। तो जनाब ये थे डॉक्टर सैयद आसिफ साहब जिनसे हम बात कर रहे थे। ये प्रोग्राम अभी कंटिन्यू हो रहा है। टाइम चेक पे चलते हैं। टाइम चेक पे जाने से पहले मैं बता दूं, अगर SMS करना चाहते हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, 93 स्पेस योर नेम प्लेस क्वेश्चन एंड सेंड इट टू 444771। हाजिर होते हैं टाइम चेक के बाद। It's 9 p.m. Watch out! अब होगा हंगामा। महबूब काकड़वी अब करेंगे आपके फेवरेट रेडियो होस्ट और एक्सपर्ट्स के साथ खुसूसी टॉक शो मीरपुर टुनाइट, और इसमें बात होगी माशरती मसाइल पर और सिक्योरिटी के हालात पर जिनसे आप दो चार हैं, और वो भी लाइव। तो मैं भी कॉल करूं? आप भी कर सकेंगे हमसे ऑन एयर फोन पे बात और SMS भी। तो सुनिए मीरपुर टुनाइट विद महबूब काकड़वी इस सैटरडे शाम 6 बजे सिर्फ FM 93 मीरपुर पे, आपका अपना। मैं तो पंजतन का गुलाम। 17वीं सालाना कुल पाकिस्तान महफिल नात बराए ईसाले सवाब हाजी मोहम्मद अजायब मरहूम 18 नवंबर बरोज जुमातुल मुबारक बादज नमाज इशा लियाकत हाल चौधरी शॉपिंग सेंटर GT रोड दीना में मुनक्किद हो रही है। नकाबत जनाब साहिबजादा तस्लीम अहमद साबरी, QTV कराची। खुसूसी शिरकत आलमी शोहरत याफ्ता सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहाज सैयद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी और दीगर नामवर नातखां हजरात। 18 नवंबर लियाकत हाल चौधरी शॉपिंग सेंटर GT रोड दीना में महफिल नात के बाद बजरिया कुरान अंदाजी उम्रे का टिकट दिया जाएगा। मिन जानिब चौधरी बरादरान चौधरी मोहम्मद याकूब लियाकत, चौधरी किताब घर, GT रोड दीना। वल फातिमा मैं तो पंजतन का गुलाम। FM 93 मीरपुर अब ला रहा है आपके लिए नया सिलसिला। हर हफ्ते की शाम 4 से 5 बजे तक प्रोग्राम शाम से पहले में नफ्सियाती, जज्बाती, तालीमी, मुआशरती, मुआशी और रूहानी मसाइल पर गुफ्तगू और मशवरे। प्रोफेसर गुलाम मोहिउद्दीन लाइव फ्रॉम FM 93 मीरपुर। अपने सवालात के लिए SMS, टेलीफोन कॉल या फेसबुक पर FM 93 मीरपुर का पेज विजिट कीजिए।
शौकत खानम अस्पताल लेबोरेटरी कलेक्शन सेंटर मीरपुर, जदीद तरीन लेबोरेटरी, बैनुल अक़वामी तरबियत याफ्ता तजुर्बाकार स्टाफ, इंतहाई मुनासिब कीमत, तमाम इमराज की तशखीस के लिए टेस्टों की सहूलत, हेपेटाइटिस, माइक्रोबायोलॉजी, हार्मोन टेस्ट, हिस्टोपैथोलॉजी, रूटीन और स्पेशल केमिस्ट्री और बोन मैरो। क्वालिटी कंट्रोल के लिए कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट से मुंसलिक। शौकत खानम अस्पताल लेबोरेटरी कलेक्शन सेंटर, अहले हदीस ईदगाह प्लाजा, बिल मुकाबिल अवामी मैरिज हॉल मीरपुर। फोन नंबर 05827446412। शौकत खानम अस्पताल को तमाम जराए से हासिल शुदा आमदन कैंसर के गरीब और मुस्तहिक मरीजों के इलाज पर खर्च की जाती है। FM 93 मीरपुर लाया आपके लिए नए जी सामाइन, वेलकम बैक फोरम 93 विद जुनेद अंसारी। इस प्रोग्राम को आज हम मजीद थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके सामने टॉपिक हमने रखा कि कुदरती आफात के अंदर हिम्मत और अज़्मे नो ने जज्बे और करेज, हिम्मत क्या होती है। तो इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में मस्ट यूनिवर्सिटी के, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो तालबात एंड लेक्चरर्स जो कि उस इलाके से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बहुत करीब से उस ज़ल्ज़ले को देखा, अगरचे उसको देखा तो नहीं जा सकता लेकिन डेवस्टेशन देखी जी। तो उस हवाले से यहाँ पे अब हम कुछ सक्सेस स्टोरीज, कुछ हीरो जैसी कुछ चीज़ें जो उन्होंने अचीव की वो हम शेयर करेंगे। लेकिन वो शेयर करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप आज के इस प्रोग्राम में कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई SMS करना चाहते हैं, तो उसका तरीका इंतहाई आसान है। आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 93 लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम, जगह, सवाल लिखकर भेज दीजिए 4471 पर। आपका क्वेश्चन हम तक पहुंचेगा, इसे हम लाजमन प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप फोन करना चाहते हैं तो 05827927059 हमारा नंबर है, इस पे आप फोन करके अपना सवाल नोट करवा सकते हैं और लाइव कॉल्स के जरिए प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। जी जनाब, तो इस वक्त सुहेल हसन हैं जो कि मस्ट यूनिवर्सिटी से तशरीफ लाए हैं, ये बताएंगे उन्होंने क्या देखा। जी सुहेल, क्या देखा आपने? जी, मैं उस वक्त 9th क्लास का तालिब इल्म था स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में, जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जी। और उस वक्त जब जल्जला हुआ और उसके बाद जब मैंने अपने हाथों से मेरे साथ बैठने वाले दोस्तों की लाशें निकाली, उसके बाद मेरी ज़हनी कैफियत और मेरी जो नफ्सियात थी और जो मेरी साइकी थी वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी, कई रातों तक यानी नींद ना आना। लेकिन उसके बाद जो यानी मेरे जो एक सोसाइटी, जैसे पहले भी बात हुई थी कि एक सोसाइटी ने जो पूरा रोल अदा किया घर वालों की मेहनत की वजह से, और जो हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब थे, जो बुजुर्ग थे आपके, उन्होंने हौसला दिया। जी, जो बुजुर्ग थे उनके हौसले की वजह से, और जो हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल था और जो स्टाफ थे उसकी करेज, उन लोगों की करेज की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं वहाँ पर कोई ये मांग रहा नहीं हूँ, बल्कि मैं आज खुद एक तालीमी इदारे में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ माशाल्लाह। इसकी बेसिक वजह क्या थी कि मैं उन लोगों की करेज थी, उन लोगों ने मुझे हौसला दिया, सोसाइटी ने मुझे डेवलप किया और मैं यहाँ तक पहुंचा। जी, मेरे दूसरे जो साथी हैं हम उनसे अब जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। जी भाई, अपना नाम खुद बताइए, क्या नाम है आपका? मैं काशिफ जमील हूँ, रावलाकोट से। तो जी काशिफ साहब, आप क्या कहते हैं? सर, जब ज़ल्ज़ला आया मैं 10th क्लास का स्टूडेंट था और हमारी एक टीचर थी मिस नजमा, केमिस्ट्री की क्लास हो रही थी हमारी, और
हमारी क्लास के पीछे 2 क्लासेस थी जी। मैं उन टीचर्स को आज यहाँ से होकर इस FM 93 के फोरम से होकर उन्हें अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उस टीचर ने 2 क्लासेस जो उसी दरवाजे से निकलनी थी अपनी फिक्र किए बगैर उस टीचर ने उन 2 क्लासेस को वहां से आउट किया और मिस नुज़रत थे उनके साथ। उन दोनों टीचर्स ने इतना कोऑपरेट किया और आज हमें सैक्रिफाइस की उन टीचर्स ने कि पहले ये स्टूडेंट्स बाहर निकल जाएं फिर हम दोनों निकलें बाहर। आज वो मैं फील हो रहा है कि वो उनकी जान की कुर्बानी किस तरह दी जाती है और इन मुश्किल घड़ियों में। बहुत बड़ी बात है जी। आप बताएं जी, आप अपना नाम बताएं, तारुफ कराइए पहले अपना। सर मेरा नाम सालिम अली गर्देजी है और मैं जी गर्देजी साहब, सालिम अली गर्देजी साहब, आप क्या कहते हैं, क्या देखा आपने? सर मैं उस टाइम में जो है ना, उस टाइम में 9th का स्टूडेंट था और स्कूल में था जिस टाइम ज़लज़ला हुआ। जिस टाइम ज़लज़ला हुआ उस समय क्लास में था उस टाइम और हमारी उर्दू की क्लास हो रही थी। तो उस टाइम जब ज़लज़ला हुआ तो कुछ जी क्या हुआ? कुछ पता ही नहीं लगा और बस जो है ना एकदम। तो बाद में फिर आपने क्या किया? तो बाद में जब ज़लज़ला हेल्प करने की कोशिश की लोगों की, उस टाइम जो है ना दीवार हमारे ऊपर आ गई थी तो अब 2-3 बच्चे थे उनकी टांगे जो है ना वो नीचे आ गई थी बिल्कुल, तो और उनको नुकसान हुआ। जी साथ जो साथी बैठे हैं, जी आपका नाम? जी अदील रज़ाक मेरा नाम है, हजीरा से मेरा तल्लक है। जब ज़लज़ला हुआ तो 9th क्लास का स्टूडेंट था जी। हमारी फिजिक्स की क्लास हो रही थी तो जब एकदम अचानक से दीवारें हिलने लगी और स्कूल का छत हिलने लगा जी। तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चला। तो हमारी एक टीचर थी तो उनने दौड़ के दरवाजा खोला और फिर हम सब बच्चों को बाहर निकाल के खुद आखिर लास्ट पे बाहर निकली। सबको बच्चों को पहले निकाला जी, बच्चों को और आखिर में खुद निकली। जी उन्होंने सबसे पहले बच्चों को निकाला और फिर लास्ट पे खुद निकली। बहुत बड़ी बात है जी, लास्ट पे खुद निकली। जब बाहर पहुंचा तो बहुत ज्यादा धुआं वगैरह उठ रहा था। फिर बिल्कुल होश में बिल्कुल ही नहीं था। फिर मुझे अपने घर की याद आई। अच्छा कि घर भी है, वो भी हमारा उस कच्चा मकान होता था। जब घर भागता हुआ पहुंचा तो तकरीबन सारी दीवारें वगैरह गिर चुकी थी और सामान वगैरह टूट चुका था। फिर अपनी मदद आपके तहत ही बड़े डर के बहुत खौफ और हरास में हमने वो सामान जो बचा कुचा था वो निकाला। हालांकि और भी जो इलाके के लोग थे उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की। उसके बाद जो घर का जो सामान बचा तो नहीं था, अलबत्ता सारी दीवारें वगैरह गिर गई थी, अलबत्ता जानी नुकसान कोई नहीं था हुआ। वैसे इस पे गालिब का एक शेर याद आ गया कि घर में था क्या गम तेरा गम, घर में था क्या तेरा गम उसे गारत करता, वो जो रखते थे एक हसरत तामीर सो है। तो हसरत तामीर जिंदा जज्बे हैं जी आपके। जी आप अपना तारुफ कराएंगे। हसन राव हसन एजाज नाम है मेरा, मस्जिद यूनिवर्सिटी में लेक्चर हूँ। जिस वक्त ज़लज़ला आया उस वक्त मैं MBA का स्टूडेंट था और घर से मैं निकल रहा था। मैं उस वक्त अपने ननियाल, मुजफ्फराबाद मेरा ननियाल है, वहाँ पे मैं था। तो अच्छा आप अपने ननियाल गए थे? ननियाल। और जो ही घर से बाहर निकला हूँ तो एकदम ऐसे लगा कि जिस तरह ज़मीन, जिस तरह कहते हैं कि एक झूला जिस तरह रहता है उस तरह फील हुआ जी। और गर्द सी उठी। अच्छा। और उस दौरान मुझे कुछ समझ नहीं आई और थोड़ा वक्त गुजरने के बाद जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे नाना अबू मेरे कमरे में वहाँ पे लेटे हुए थे। अच्छा। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो दोनों दीवारें उनके ऊपर गिर चुकी थी। अच्छा। और हिम्मत नहीं पैदा हो रही थी कि उनको वहाँ से निकाला जा सके। और इसी दौरान मेरे मामू भी वहाँ पे पहुँचे और मैंने फिर उनके साथ मिल के हमने दीवार का मलबा हटाया और उन्हें निकाला और वो ऐसी हालत थी कि मेरे से देखी नहीं जा सकती थी। और फिर लोगों के तावन से फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने बड़े ऐसे तरीके से उन हालात में, एक तो सर्दी बहुत थी और रात का वक्त था और हम जिस तरह वहाँ पे बाहर बैठे हुए थे बेसरमसामानी के, और ना मकान था ना कुछ था और ग्राउंड में बैठे हुए थे, जिस तरह हमने सरवाइव किया और जिस तरह हमने वो हालात देखे कि मैं इसको पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकता। राव हसन ये बताएंगे कि जब ये सब कुछ हो चुका, आपने ये डिजास्टर देख लिया, फिर आपने क्या किया? उसके बाद आपने पॉजिटिव इनपुट क्या दी, क्या कोशिश की वहां पे? कोशिश यही कि जो लोग अमदादी चीज़ें लेके आ रहे थे, मैंने यही कोशिश की कि वो हर घर तक पहुंची जाए। वेरी गुड। पहुंचाई जाए। ये नहीं कि अगर कंबल 10 कंबल आए हैं या रजाइयां आई हैं, ये नहीं कि एक ही घर में चले जाएं। वो हर एक की जरूरत को देखते हुए। ये भी बात जगह होता है, कोई सियासी जी हजरात होते हैं, वो कहते हैं जी सामान हमें दे दो, हम खुद बांट देंगे। उनके अपने मीम्स होते हैं, लेकिन हम नेगेटिव चीजों को यहाँ पे डिस्कस ही नहीं करेंगे। हम यहाँ पॉजिटिव बात करेंगे, रोशनी की बात करेंगे, अंधेरे की नहीं बात करेंगे यहाँ पे। जी तो रोशनी जारी रखिए प्लीज। तो इसी तरह बस ये है कि मैंने वही सामान जो है वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए
प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के हर बंदे को जिसकी ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए, और घर घर जाके उन हालात में भी घर घर जाके मैंने लोगों को चीज़ें तकसीम की, और मेरे साथ मेरे बाकी कज़न भी थे, हमने सब ने मिलके बस यही अज़म किया कि हमने ये आफत आई है सोसाइटी लेवल पे। सामीन, ये जो हमारे इस वक्त यहाँ पे नौजवान बैठे हैं, ये उस वक्त बच्चे थे, लेकिन बच्चा होने के बावजूद इन्होंने जिस हीरोइज्म के साथ, हीरो के अंदाज में, वो जो फिल्मों में ड्रामों में हम हीरोज देखते हैं, वो यही लोग हैं जिन्होंने मुआशरे में अपना पॉजिटिव किरदार अदा किया। ये बेसरो सामान थे, इनके पास कुछ ना था, लेकिन जज्बा और तामीर नो का अज़्म था और हसरत थी जिसका इन्होंने इनपुट दिया। जी, आपका इसमें ग्रामी भाई बताएंगे और अपना क्या आपने किया। मेरा नाम उमर खान है और मेरा ताल्लुक रावलाकोट से है, टाइंडल कोट, रावलाकोट जी जी, बड़ा मशहूर इलाका है। जिस दिन ज़िलज़िला पेश आया, मैं उस दिन अपने गांव में मौजूद था। इस तरह हमारे गांव के अंदर ऑलमोस्ट घर तो तकरीबन सबके सब तबाह हो चुके थे, लेकिन डेथ कैजुअलिटीज बहुत कम थी। भी तबाह होने वाले घरों हमारे में से था। 3 घर पूरे के पूरे तबाह हो गए थे वहाँ पे, और इसके अलावा डेथ कैजुअलिटीज ऑलमोस्ट हमारे पूरे गांव में राउंड अबाउट 10 थी, जिनमें एक मेरी वालिद साहब की खाला थी। अच्छा। और इसके अलावा मेरे रिश्तेदारों में से तो खैर किसी की नहीं हुई। तो आपने क्या किया फिर? इसके हवाले से मैं एक बात और करना चाहूँगा कि मैं उस वक्त भिम्बर इनसाइड मॉडल कॉलेज में 9th क्लास का स्टूडेंट था। आप भिम्बर में थे? मैं उस दिन गांव में था, लेकिन वैसे स्टूडेंट 9th क्लास का इनसाइड मॉडल कॉलेज भिम्बर का था जी। और मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल इनसाइड मॉडल कॉलेज के उमर गुल साहब, उन्होंने तकरीबन 5 घंटे में 1 मिलियन की इमदाद लेके मुजफ्फराबाद खुद पहुंचाई थी और लोगों की हेल्प भी की थी। क्या नाम बताया आपने? उमर गुल साहब जी, प्रिंसिपल इनसाइड कॉलेज के। बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा हम लोगों ने सारा मलबा वगैरह साफ करना, फिर हमारे रिलेटिव्स की ज़ाहिर है डेथ मुजफ्फराबाद में बहुत ज़्यादा हुई थी, उसकी वजह से भी जी। चलें जी, हम तहजीब हसन से पूछते हैं। जी तहजीब, आप कोई लोकल हीरोज जो हैं उनकी कोई बात हमें बताना चाहें, कुछ आपके तजुर्बे में, मुशाहिदे में, इल्म में बात हो तो बताइएगा ना प्लीज। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। कीजिए। मैं जब ज़ल्ज़ला आया, मैं 3rd ईयर में थी और उस वक्त मैं कॉलेज में थी, लेकिन उसके बाद मीरपुर में तो खैर ये इतना बड़ा डिजास्टर नहीं था। कुछ मसाजिद के मीनार गिरे थे, कुछ घर जो है थोड़े से वो दीवारें शेक हुई थी, लेकिन उसके बाद ज़ल्ज़ले के बाद जो जज्बा था जी कॉलेज में और जो ब्लड लेने वाले आए थे, और हम रोजे से थे, लेकिन मुझे याद है कि वो जज्बा जिसके तहत रोजे की हालत में भी लड़कियों ने, मेरा ख्याल है कि अगर उस वक्त स्ट्रेंथ कॉलेज की 2000 थी तो उसमें से 1500 लड़कियां रेडी थी ब्लड देने के लिए। आपने दिया? मैंने खुद बजाते खुद दिया, मेरी फ्रेंड्स ने 3-4 फ्रेंड्स ने ब्लड भी दिया उस टाइम पे। कितना खून दिया आपने? नॉर्मली 1 बॉटल ही निकालते, तो 1 बॉटल ही। मैंने कहा मुझे पता नहीं था ना दरअसल, थोड़ा सा मैंने कहा पूछ लूं, 2-4 बोतलें निकाल ली उन्होंने। मैंने 1 ही निकाली, क्योंकि निकालने वाले भी जज्बे से सरशार थे ना, उनका 2 निकाल लो इससे। अच्छा, वेल तो ये याद है कि जिस जज्बे के तहत हमने डोनेशन इकट्ठा किया कॉलेज से, तो वो सारा बहुत जो जज्बा था, मैं समझती हूँ कि वो कौम हमारी शायद इस जज्बे से सरशार है। यानी कि हम मुश्किल वक्त में हमारी कौम इकट्ठी हो जाती है मुट्ठी की तरह। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि हम दूध पीने वाले मजनू नहीं हैं, खून देने वाले मजनू हैं। exactly. ये बहुत बड़ी बात है जी। तो सामीन, आज का प्रोग्राम वाइंड अप करने से पहले जितने SMS हैं, मैं चाहता हूं कि उन तमाम को मैं यहाँ पे शामिल करूं, अगरचे मेरी ख्वाहिश ऐसी है जिसका पूरा होना नामुमकिन है, एक तांता बंधा हुआ है, लेकिन जो मैं नाम पढ़ सकता हूं वो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। जी, ये हैं जी, मेरा नाम शम्स बट है, डल खंबा से। बड़ा अप्रिशिएट आप कर रहे हैं कि आपने जनाब ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम शुरू किया है, आई अप्रिशिएट इट। इसके अलावा बता रहे हैं कि इनके एक दोस्त भी इस ज़ल्ज़ले के अंदर शहीद हो गए थे, अल्लाह ताला उनका मुकाम बुलंद करे। बहुत अफसोस हुआ ये सुन के। आपका SMS हमने शामिल कर दिया, शम्स बट साहब। इसी तरह इकबाल अलवी ओकाड़ा से, असगर जैदी साहब, इसी तरह मरियम हैं। ये मैं कहना चाहती हूँ कि आपका टॉपिक बहुत अच्छा है जी, कोशिश कीजिए। अच्छा, उस्मान विलेज पलंदरी, मुझे आप
को बताना है कि डॉक्टर आसिफ साहब से कोई क्वेश्चन था लेकिन मुझे समझ नहीं आई बात इनकी, लेकिन उस्मान साहब हैं और पलंदरी से हैं जी। अब्बासपुर से सवाल है कि आज तक बहुत से लोगों को मकान की आखिरी किस्त नहीं मिली, मकान अधूरे हैं, इंशाल्लाह पूरे होंगे क्योंकि सैरा भी यहीं पे है, डॉक्टर आसिफ भी यहीं पे हैं, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और मुझे भी जी। उस्मान कयानी हैं फ्रॉम जेहलम। अंसारी साहब, आई जस्ट पेइंग माई सलाम एंड प्रेयर्स फॉर योर एफर्ट्स। आई सल्यूट योर चैनल FM 93 के आपने अर्थक्वेक के मुतासरीन के लिए ये प्रोग्राम किया। वालेकुम सलूट जी। आई एम जमील इंजीनियर हैं, आर्मी इंजीनियरिंग कोर्स से। एक सवाल है, आप आर्मी का रोल कैसा रहा है? जी जमील साहब, आर्मी का रोल डॉक्टर आसिफ ने बताया कि आर्मी की हालांकि खुद शहादतें बहुत सारी हुई थी, लेकिन आर्मी हमारी वो फोर्स है, पाक आर्मी, जो हर नेशनल डिजास्टर में सबसे ज्यादा फ्रंट पे आके यहाँ के लोकल हीरोज के साथ, रजाकारों के साथ मिलकर काम करती है जी। इसी तरह जी राशिद महमूद हैं मीरपुर से। क्या जो बिल्डिंग अब बन रही हैं वो ज़ल्ज़ला प्रूफ हैं? यकीनन ज़ल्ज़ला प्रूफ हैं, फुल प्रूफ भी हैं जी। फातिमा शाह हैं, कह रही हैं जी कि पुराने दुख ताज़ा हुए, आज का शो सुन के अजीम लोग हैं जिन्होंने ज़ल्ज़ला ज़दगान के लिए काम किया, हमारी तरह घर बैठकर रोने वालों में नहीं थे। हम लोग जहां हैं वही लोग जहां में अच्छे जी। अप्रिशिएट किया इन्होंने। वेल फातिमा शाह, आपने भी यकीनन कोई पैनी, कोई खून की बोतल कुछ न कुछ किया होगा, नहीं किया तो आप कर लीजिए। अब भी आप उन लोगों को पॉजिटिव तरीके से उनका कोई ना कोई आप हेल्प कर सकती हैं जी। इसी तरह जमीला अख्तर एडवोकेट हैं, ये जंडाली रावलाकोट एक जगह है, वहां से कह रही हैं क्या एजे की गवर्नमेंट जो 100 दिन से कुछ कर रही है वो क्या कर रही है, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन इनका नाम जमीला अख्तर एडवोकेट है और ये जंडाली रावलाकोट से ताल्लुक रखती हैं। हुकूमत कुछ न कुछ कर रही है, लेकिन सबसे अहम बात है कि हम लोग मिलके कुछ करने की कोशिश करें, दूसरों से मत कहें कि कुछ कीजिए, खुद करें सबसे पहले जी। ज़ल्ज़ला आया तो मैं नाश्ता कर रहा था और मैं रो पड़ी, नाम इन्होंने नहीं लिखा। अल्लाह ताला आपके आंसुओं को कुछ करे कंट्रोल जी। नेम असफंद राशिद, सिटी मीरपुर, ये कह रहे हैं जी मस्ट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन सर, जिन लोगों के जिस्म के पार्ट्स ज़ल्ज़ले में ज़ाया हो गए थे उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? क्या वो बैकिंग करेंगे? उनको क्या जॉब्स दी जाएंगी? जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में जब कभी इस तरह का मौका आया किसी मुक्तदर शख्सियत से करेंगे। लेकिन मैं ये बता दूं कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में कुछ न कुछ कर रही है। मैं खुद आई विटनेस हूँ रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, वहाँ पे हुकूमत ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जिन लोगों के लिम्स डिकैपिटेट हुए थे उन लोगों को एडजस्ट किया था, उनको लिम्स लगाए थे और यकीनन काम हो रहा है इस हवाले से जी। तो प्रोग्राम के आखिर की तरफ आते हुए बीनश जर्राल जो कि इस वक्त लेक्चरर हैं मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी में जी, तो इनसे हम पूछते हैं जी क्या कहती हैं जी, आप कंक्लूड क्या करती हैं आप? मैंने इस तरह से सारे बच्चों की बातें सुनी है, इन्होंने अपने अपने गम की बात बताई है जी जी। असल में हम क्योंकि मुसलमान हैं तो हमारा अकीदा है कि हर तंगी के बाद आसानी जरूर आती है और हर काम के पीछे कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है। अब हमारे मुआशरे में एक एटीट्यूड डेवलप हो गया था कि बच्चे जो यंगस्टर्स हैं वो बातों को संजीदगी से नहीं लेते थे। अब इस ज़ल्ज़ले के बाद जो उनमें तब्दीली आई है, खुसूसन उन अर्थक्वेक अफेक्टेड एरियाज की जो है वो तब्दीली मैंने ये देखी है कि तमाम तर पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां वो हर किस्म की जॉब करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स वो कर रहे हैं, वो किसी किस्म का आर नहीं महसूस करते किसी काम में और ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज है। ये हार्डवर्क की जो चीज आई है इनमें, हार्डवर्क की जो इनमें आ गया ना, एक जज्बा आ गया। आप में क्या आया? मेरे में तो शुरू से ही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितनी क्लास में पढ़ाती हैं एक दिन में? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 क्लासेस पढ़ाती हूँ एक दिन में। अगर ज़ल्ज़ले से पहले आप 9 पढ़ाती होती हैं, आप 10? ज़ल्ज़ले से पहले मैं खुद एक तालिबा ही थी, उस वक्त मैं 3rd ईयर की तालिबा थी
जिस वक्त ज़लज़ला आया था, और उस वक्त भी हमारा जज्बा देखने के काबिल था। आपने कितने खून की बोतलें दी थी? मैंने भी 1 खून की बोतल दी थी, और उस वक्त ये सोचकर दी थी कि हमारा खून हमारे जिस्मों से निकलकर हमारे ही जिस्मों में जाएगा, जो हमारे बहन भाई हैं वो भी हमारे ही लोग हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हर तंगी के बाद आसानी जरूर होती है। जैसे इलामा इकबाल ने कहा, अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। इलामा इकबाल ने ही ये कहा था, मुब्तलाए दर्द कोई उज़्व हो रोती है आंख, किस कदर हम दर्द सारे जिस्म की होती है आंख। तो पूरी कौम एक आंख बन गई, पूरी कौम एक दिल बन गई, पूरी कौम एक जिस्म बन गई, पूरी कौम एक जज्बे की लड़ी में परोई गई। ये था आज के प्रोग्राम का मगज के जो भी कुदरती आफात होती हैं उनमें हिम्मत और अज़्मे नो। तो ज़ौक़ यकीन ये जब पैदा होता है तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें, बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। नाश्ता करते हुए लोग जो हैं वो रोए, घर बैठे हुए लोग रोए, लेकिन इन रोने वालों ने बाद में क्या किया? ये रोने वाले एक कौम बनकर उठे और उन्होंने इस बहुत बड़ी आफत को शिकस्त दे दी और अब भी शिकस्त दे रहे हैं। आज का प्रोग्राम कैसा लगा? इस हवाले से मैं चाहूंगा कि आप अपनी आरा, अपनी जो भी बातें हैं वो शामिल करें। उसका तरीका इंतहाई आसान, facebook.com/FM93 मीरपुर, फोरम 93 विद जुनेद अंसारी। और इस हवाले से जो हम मैसेज आपको देना चाहेंगे वो हम दे चुके हैं, लेकिन यही कहेंगे आपको कि इस्लाम अमन का पैगाम देता है, अदम तशद्दुद का पैगाम देता है, बर्दाश्त का पैगाम देता है और दूसरों के लिए कुर्बानी का पैगाम देता है। हमने देखा इस ज़लज़ले के दौरान पूरी दुनिया के जितने भी लोग थे, जितने भी इंसान पूरी दुनिया में रहते थे, वो बगैर किसी तफरीक के, मजहब, जात, रंग, नस्ल, कास्ट, क्रीड, एक इंसान बनकर यहाँ पहुंचे। उन्होंने आकर यहाँ पे मदद की। बरतानिया के लोगों ने, मुकामी कम्युनिटी ने, लोकल हीरोज ने, सब ने मिलकर हेल्प की। और जब भी इस किस्म का कोई बड़ा हादसा आता है तो वहाँ पर जहाँ बहुत से दिल दहला देने वाले वाक़यात होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे दिल दुखता है, लेकिन आखिर में हम देखते हैं इंसान जीत जाता है। अपने गिरदो नवाह सब लोगों का ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जुनेद अंसारी को इजाज़त दीजिए। फोरम 93 विद जुनेद अंसारी, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।